नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का फिफ्थ पॉइंट, मोलैरिटी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और कई सारे क्वेश्चंस में ये यूज़ होने वाला है। मोलैरिटी का जो सिंबल होता है वो कैपिटल एम होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स number of moles of solute dissolved per liter सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारा कितना सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो है मेरा मोलैरिटी। सिंबल यूज होता है एम। फॉर्मूला इसका हो गया मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो लीटर में होना चाहिए। वो ml में अगर होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग लीटर में चेंज कर लेंगे। हम लोग 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला को चेंज करना होगा, ठीक है। अगर हमारा सिंपल है, अगर ml में है और तुम उसको पहले वॉल्यूम में को लीटर में बदल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, वो भी सही है। तो इस तरह हमारा क्या आया, मोलैरिटी इज इक्वल टू N बाई V। N नंबर ऑफ मोल्स हो गया, V यहाँ पर लीटर में होगा, ठीक है। या फिर अगर ये ml में है तो हमको क्या करना होगा, 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर हमारा इन ml होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन हमारा ml में है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लीटर में है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसा यूनिट तो सिंस m इज इक्वल टू N बाई V होता है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ मोलैरिटी ये हो गया मोल ऊपर और नीचे वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे यहाँ पर होना चाहिए लीटर में, तो लीटर या कुछ इस तरह मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर को हम लोग 1 m भी कहते हैं। तो इसलिए इसका सिंबल भी m होता है और यूनिट का सिंबल भी m ही होता है। कॉन्सेंट्रेशन के केस में कैपिटल M और स्मॉल m कई जगह पर यूज होने वाला है और कई तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सो हमें ध्यान रखना है, अगर हमारा फॉर्मूला में कैपिटल M आया है तो वहाँ पर हमारा मोलैरिटी भी हो सकता है, मोलर मास भी हो सकता है। तो हमें फॉर्मूला अच्छे से समझना जरूरी है। अगर सिंबल में हमारा कहीं पर आया है कैपिटल M तो वहाँ पे तो वो सिंपल मोलैरिटी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 0.1 m HCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? अगर ये कहीं पे लिखा हुआ होगा तो हम क्या समझेंगे
कि HCl का एक सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी जो है वो 0.1 m है। द molarity of HCl solution is 0.1 m, जिसका मतलब हुआ 0.1 मोल पर लीटर। m का मतलब मोल पर लीटर, दैट इज 0.1 मोल HCl is dissolved in 1 liter of solution। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अगर हमारा ये सॉल्यूशन 1 लीटर का लेंगे तो उसमें हमको 0.1 मोल HCl मिलेगा। 0.1 मोल HCl का मतलब हम लोगों का 1 मोल HCl का मतलब हो जाता है 36.5 ग्राम। तो इसका मतलब हो गया 0.1 मोल का मतलब हो गया 3.65 ग्राम HCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा इससे मोलैरिटी से कितना मोल डिजॉल्व है वो भी पता चल गया, उसमें कितना ग्राम डिजॉल्व है वो भी पता चल जाता है। तो कई तरह के इंफॉर्मेशन इससे मिल जाते हैं। तो मोलैरिटी का ये पूरा कंप्लीट मीनिंग हुआ, जिसमें हमारा क्या था, कितना मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है 1000 ml या 1 लीटर सॉल्यूशन में। उसका फॉर्मूला हमारा मोल बाय वॉल्यूम N/V। तो कहीं कहीं N/V हम लोग लिखते हैं, M से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, C से भी रिप्रेजेंट किया जाता है बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, C से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो N/V हमारा यहाँ पर V लीटर में होना चाहिए, यहाँ पर V हमारा ml में हो गया। अगर ml में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा यूनिट हो गया मोल पर लीटर, मोल ऊपर लीटर नीचे, तो मोल बाई लीटर, मोल पर लीटर। इस मोल पर लीटर को m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1 मोल पर लीटर को 1 m भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या था, एक एग्जाम्पल लिए जिसमें था 0.1 m HCl सॉल्यूशन। 0.1 m HCl सॉल्यूशन का मतलब हो गया द मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन इज 0.1 m, दैट इज 1 m का मतलब हो गया मोल पर लीटर। तो 0.1 m का मतलब हो गया 0.1 मोल पर लीटर। तो उसको अगर हम लोग और डिटेल में हम लोग तोड़ें तो क्या आया, 0.1 मोल HCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 मोल HCl का मतलब होता है 36.5 ग्राम। तो 0.1 मोल का क्या हो जाएगा मास, तो 3.65 ग्राम। तो 3.65 ग्राम HCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो इसका अदर फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने पहला देखा मास इज इक्वल टू N/V, मोलैरिटी इज इक्वल टू N/V, मोलैरिटी इज इक्वल टू N इंटू 1000/V। अब N का अगर हम फॉर्मूला रख दें तो हमारा क्या बन जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। 1000 जहां पे भी लगा है वॉल्यूम ml में होना चाहिए।
इससे हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू m इंटू वी। हमारा ये फॉर्मूला बन गया, n इज इक्वल टू m इंटू वी। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ डाइल्यूशन। लॉ ऑफ डाइल्यूशन, अगर हम किसी चीज को डाइल्यूट करते हैं तो हमारा कैसे मोलैरिटी चेंज होगा। सपोज करो हमारे पास एक सॉल्यूशन था, उसका वॉल्यूम था V1 और उसका मोलैरिटी था M1। अब उसमें क्या किए हम, कुछ सॉल्वेंट ऐड कर दिए। सॉल्वेंट ऐड किए तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। उसका वॉल्यूम हो गया V2। अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलैरिटी तो चेंज होगा ही। हम लोगों ने लॉ ऑफ डाइल्यूशन में क्या करते हैं, सॉल्वेंट इज एडेड, सॉल्वेंट को सिर्फ ऐड किया जाता है, तो सॉल्यूट को कुछ नहीं किया जाता है। सॉल्यूट जैसे था वैसे का वैसे ही रहता है। इन फर्स्ट सॉल्यूशन में मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, तो सॉल्यूट N इज इक्वल टू लिख सकते हैं M1 इंटू V1, क्योंकि हम लोगों ने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा, N इज इक्वल टू M इंटू V, यानी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। तो हमारा इसमें जो सॉल्यूट है N, वो क्या हुआ, M1 इंटू V1 हो गया। इन सेकेंड सॉल्यूशन हम क्या किए, कुछ सॉल्वेंट ऐड किए, तो मोलैरिटी क्या हो गया, मोलैरिटी बन गया M2, वॉल्यूम क्या बन गया V2। तो अब इस केस में सॉल्यूट क्या आ गया, M2 इंटू V2। तो वाइल डाइल्यूशन, जब डाइल्यूट कर रहे हैं हम तो सिर्फ सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्यूट का कुछ हो रहा है, क्वांटिटी चेंज होगा तो नहीं चेंज होगा। अगर सॉल्यूट का क्वांटिटी चेंज नहीं होगा तो क्या दोनों जगह पे सॉल्यूट का मोल सेम हो जाएगा। इसको ले लेते हैं N1, इसको ले लेते हैं N2। वाइल डाइल्यूशन solvent is added, quantity of solute remains constant। इस तरह क्या आया, 10, जो N1 होगा वो बराबर हो जाएगा N2 के,
इस तरह हमारा फॉर्मूला क्या आया, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो ये हमारा होता है लॉ ऑफ डाइल्यूशन। इसमें हम लोग क्या किए, हमारे पास एक सॉल्यूशन था, उसमें कुछ सॉल्वेंट ऐड किए, सॉल्वेंट ऐड करने के बाद वो नया सॉल्यूशन बनाए, उस नए सॉल्यूशन का जो है हमारा वॉल्यूम बना, बढ़ गया और मोलैरिटी घट जाएगा। तो पहले सॉल्यूशन के हिसाब से हम N1 निकाल लिए, दूसरे सॉल्यूशन के हिसाब से N2 निकाल लिए, और हम लोग ये देखें कि डाइल्यूट जब कर रहे हैं तो सॉल्यूट हमारा क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। सॉल्यूट अगर चेंज नहीं हो रहा है तो N1 बराबर N2, दोनों को बराबर किए, फॉर्मूला हमारा आ गया। दिस इज लॉ ऑफ डाइल्यूशन। और फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन, जब कभी भी हमारे पास डाइल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दिस इज अब आता है मिक्सिंग। अगर हम मिक्सचर बना रहे हैं तब क्या होगा। लॉ ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग ऑफ टू solution of different molarity। डिफरेंट मोलैरिटी के दो मिक्सचर को आपस में मिलाना, दो सॉल्यूशन को आपस में मिलाना। सेम मोलैरिटी का मिलाएंगे तो मोलैरिटी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम डिफरेंट मिलाएंगे तब मोलैरिटी चेंज होने का क्वेश्चन बनता है, केस बनता है। लेकिन अगर हमारा दो सॉल्यूशन है, दोनों का मोलैरिटी सेम है, तो वॉल्यूम चेंज होने से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है 0.1 m, हम उसका 1 लीटर लेंगे तो अलग मोलैरिटी मिलेगा, 2 लीटर उसी का लेंगे तो अलग मोलैरिटी मिलेगा। नहीं, मोलैरिटी वैसे चेंज नहीं होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो हमारा उस कॉन्सेंट्रेशन का हम कितना भी लीटर बना लें सबका वही आएगा। तो उसी तरह डिफरेंट मोलैरिटी का मिक्स जब करेंगे तभी हमारा चेंज होगा। अगर सेम मोलैरिटी का मिक्स कर रहे हैं तो मोलैरिटी चेंज नहीं होगा, मोलैरिटी हमारा वही का वही रह जाएगा। ठीक है, तो ले लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है, इसका मोलैरिटी है M1 और वॉल्यूम है V1। इसको मिक्स कर रहे हैं दूसरे सॉल्यूशन के साथ, जिसका मोलैरिटी है M2 और वॉल्यूम है V2। इसको मिक्स करने के बाद हमको एक ऐसा सॉल्यूशन मिला जिसमें इन दोनों का वॉल्यूम है, इन दोनों के सॉल्यूट आपस में मिक्स कर गए। सॉल्यूट सेम रहना चाहिए, सॉल्यूट डिफरेंट रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तब इसमें हमारा दोनों का मोलैरिटी होगा, तो लेट से मोलैरिटी चेंज हो गया तो M3, और जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, तो लेट से V3।
तो हम क्या किए, इसको इसमें मिलाएं, आपस में मिला दिए। मिलाने के बाद एक मिक्सचर बना, जो सॉल्यूशन है उसमें दोनों का वॉल्यूम होगा और दोनों के मोलैरिटी का जो है रिजल्टेंट मोलैरिटी आएगा। दिस इज रिजल्टेंट मोलैरिटी। तो हमारे पास क्या आया इस केस में, N1 इज इक्वल टू M1V1, इसी फॉर्मूला पे जो हम लोग यहां निकालें, इसका निकालेंगे तो N2 इज इक्वल टू M2V2, और इसका अगर निकालेंगे तो आएगा N3 इज इक्वल टू M3V3। अब हमें देखना है कि मिक्स करने पर क्या चेंज हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ। While mixing two solutions, दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो क्या क्या चेंज करेगा, क्या चेंज नहीं करेगा। हमारा जो V3 होगा, यानी कि यहाँ फाइनल वॉल्यूम, मान लेते हैं ये 100 ml है, ये 200 ml है, मिक्स करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कितना आना है, 300 ml आना है। ये हमारा तो चेंज नहीं करेगा। वॉल्यूम हमारा फाइनल रिजल्टेंट वॉल्यूम विल बी द सम ऑफ दिस टू वॉल्यूम। यहाँ 100 ml है, यहाँ 200 ml है, तो यहाँ 300 ml ही आना है। ऐसा कुछ सॉल्यूशन जो कि सॉल्यूशन का सॉल्यूट सेम है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, तो हमारा वॉल्यूम कम बेसी नहीं होगा। तो V3 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 होगा। अब यहाँ पर जो सॉल्यूट है वहां पर सॉल्यूट N1 है, ये सॉल्यूट N2 है, तो ये दोनों का सम ही आएगा N3। N3 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 आएगा। तो अब इससे ही हमारा फॉर्मूला डिराइव करना है। सिंस N3 इज इक्वल टू N1 प्लस N2, N3 की जगह पर हमारा हो गया M3V3 इज इक्वल टू M1V1 M2V2। अब V3 की जगह पर हम रख सकते हैं V1 प्लस V2, तो हमारा आ गया M3 V1 प्लस V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये भी एक फॉर्मूला हो गया डिराइव। तो मिक्सिंग का जब केस आएगा तो हम ये दोनों फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें कोई एक ही टर्म अननोन होगा, ये दोनों टर्म दिया रहेगा, ये दोनों टर्म दिया रहेगा, इन दोनों में से कोई एक निकालना होगा। तो निकालना तो यही होगा, ये निकालना होगा तब तो सिर्फ यहाँ से दोनों से जोड़ देंगे। ये निकालने के लिए क्वेश्चन तो देगा नहीं, तो देगा तो M3 निकालने के लिए देगा। व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। रिजल्टेंट सॉल्यूशन का क्या मोलैरिटी होगा, बस वही निकालने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। तो मोलैरिटी पर डेफिनेशन सिंबल्स के साथ साथ ये दो टर्म हम लोगों को और पढ़ना रहता है, जिसमें लॉ ऑफ डाइल्यूशन और लॉ ऑफ मिक्सिंग। नोट, सिंस मोलैरिटी इज इक्वल टू N by V, मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। द वॉल्यूम
of a solution changes with change in temperature. टेम्परेचर में चेंज के साथ ये चेंज करता है, hence molarity also changes with change in temperature, or we can say molarity depends on temperature. तो एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमारा क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. तो मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन आवर टेम्परेचर. मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है. टेम्परेचर अगर हमारा चेंज होता है तो क्या होता है, कोई भी मैटर एक्सपेंड करता है या श्रिंक करता है. अगर वो एक्सपेंड कर रहा है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर वो श्रिंक कर रहा है तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा. तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा हमारा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी चेंज हो जाएगा. From law of dilution. Law of dilution में if x liter solvent is added, अगर x लीटर हम ऐड किए तो हमारे पास एक सॉल्यूशन था जिसमें m1 V1 था. इसमें हम क्या कर दिए, x लीटर ऐड कर दिए तो ये हमारा मोलैरिटी चेंज हो गया M2 और V2. अब इसमें V2 क्या है, V2 मेरा है V1 प्लस x. तो सिंस M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 एंड V2 हमारा क्या हो जाता है, M1 V1 M2. V2 को हम लोग लिख सकते हैं V1 प्लस x. तो फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट x. इस V से हम लोग x निकाल सकते हैं. This x can be calculated from this formula. कि कितना हम सॉल्वेंट ऐड करें कि मेरा डिजायर्ड अमाउंट का जो है कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन रेडी हो जाए, कि हमको कितना सॉल्वेंट ऐड करना है. तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये मोलैरिटी है, ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, ये मोलैरिटी वॉल्यूम लीटर में, ये भी लीटर में. कोई भी ml में अगर होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. अगर ml में है तो सारे ml में होने चाहिए. The unit of volume should remain constant. दोनों तरफ, इधर ml है तो इधर भी ml होना चाहिए, इधर लीटर है तो इधर भी लीटर होना चाहिए, अलग अलग यूनिट नहीं होना चाहिए.